हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू विल बी बेटर। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में, और ये एक एक्टिव रिकॉल वीडियो होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर हेल्थ किसे कहते हैं। हेल्थ की जो ओल्ड डिफिनेशन है वो ये कि इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड या लिक्विड, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड हो गया और इसी तरीके से ब्लैक बाइल हो गया। क्योंकि ये एक हाइपोथेसिस थी जो हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम के जरिए दी गई थी। लेकिन जब विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की और उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान पता ये चला कि ये जो डिफिनेशन है वो बिल्कुल रॉन्ग है। इसी वजह से विलियम हार्वे ने इसको डिसअप्रूव कर दिया, मींस गलत साबित कर दिया। तो आखिर चलिए देखते हैं कि हेल्थ की मेन डिफिनेशन क्या है। तो WHO के अकॉर्डिंग जो मेन डिफिनेशन दी गई है वो ये कि इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि ये एक जब कोई भी इंसान फिजिकली, मेंटली एंड सोशली तीनों एतबार से फिट हो तो उसे एक हेल्दी पर्सन माना जाता है। और अब चलिए देखते हैं कि हेल्थ कितने तरीके से इफेक्ट हो सकती है। तो हेल्थ 3 तरीके से इफेक्ट हो सकती है। सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, और दूसरा इन्फेक्शंस की वजह से, और तीसरा हमारी लाइफ स्टाइल, यानी कि खाने पीने और रहने की जो हमारी स्टाइल होती है, लाइफ स्टाइल, इसके जरिए एक तरीके से हमारी हेल्थ पे एक बैड इफेक्ट पड़ सकता है। अब उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं कि आखिर हम लोग अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और इसी के साथ साथ योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल गेम जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह की एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है। ये हो गई हेल्थ की बात। अब चलिए बात करते हैं डिसीज की। तो डिसीज किसे कहते हैं? डिसीज का मतलब ये होता है कि जब हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट या ऑर्गन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता और जब भी हम काम करते हैं तो उसमें हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो इसी को बोलते हैं डिसीज। अब डिसीज 2 तरह की होती है, एक होती है इन्फेक्शियस डिसीज और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज को कम्युनिकेबल डिसीज भी कहते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब ये होता है कि द डिसीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि ऐसी बीमारी जो एक शख्स की वजह से दूसरे शख्स को भी हो जाए उसके कांटेक्ट में आने से, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज किसे कहते हैं? कि द डिसीज विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि ऐसी बीमारी जो एक शख्स की वजह से दूसरे शख्स को ना हो। इन्फेक्शियस डिसीज का एग्जांपल जैसे हम लोग स्मॉल पॉक्स हो गया, इसी तरीके से कॉमन कोल्ड हो गया, और एड्स हो गया, और फ्लू हो गया, ये सारे एग्जांपल है किसके? इन्फेक्शियस डिसीज के, जो किसी के कांटेक्ट में आने से हो जाती है। जबकि अगर मैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज की बात करूं तो उसका एग्जांपल जैसे कि डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, तो ये ऐसी बीमारी है कि आप किसी के कांटेक्ट में आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें हो गई हेल्थ और डिसीज के बारे में। अब चलिए देखते हैं सम डिसीज इन ह्यूमन बीइंग से, यानी कि जो कॉमन डिसीज है ह्यूमन बीइंग में वो चलिए देखते हैं। उससे पहले हम लोग 2 टर्म समझ लेते हैं, एक होता है पैथोजन और दूसरा होता है पैरासाइट। पैथोजन का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग में डिसीज कॉज करते हैं, डिसीज पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं पैथोजन। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशन ले रहा हो, उसी के बिना पे सर्वाइवल कर रहा हो, लेकिन उसको बगैर किल किए हुए, तो इसको बोलते हैं पैरासाइट। जो कि दोनों बिल्कुल आसान एक तरीके से टर्म है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बात है। चलिए अब हम लोग डिसीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली डिसीज जो आती है वो है टाइफाइड। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये टाइफाइड आई कैसे। टाइफाइड एक मैरी मिलान नाम की वोमेन थी जो प्रोफेशनली कुक थी, जो लोगों के घरों पे जाकर के खाना बनाया करती थी। यही वो वोमेन थी, यही वो औरत थी जिसने टाइफाइड को एक तरीके से फैलाया। कई सालों तक ये सबब बनी रही टाइफाइड के, इसीलिए इसका जो निक नेम था वो था टाइफाइड मैरी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सा वो बैक्टीरिया है, कौन सा वो पैथोजन है जिसकी वजह से ये डिसीज कॉज करती है, ये डिसीज लोगों के अंदर होती है। तो उसका नाम है साल्मोनेला बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो टाइफाइड एक तरीके से क्रिएट करता है, टाइफाइड कॉज करता है। आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें टाइफाइड है? टाइफाइड के सिम्टम्स क्या हैं? तो सिम्टम्स जैसे कि वीकनेस है,
हेडेक हो गया, स्टमक पेन हो गया और इसी तरीके से सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, ये सारे सिम्टम्स हैं किसके, टाइफाइड के। और अगर मैं बात करूं सीवियर केस के, यानी कि वो केस जहां पे इंसान का बचना एक तरीके से मुश्किल हो जाता है, तो वो है इंटेस्टिनल परफोरेशन, यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें छोटे छोटे छेद होने लगते हैं। जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग या इंसान एक तरीके से मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और जो ये साल्मोनेला है, ये अटैक भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे करता है। तो ये रही कुछ बातें जो टाइफाइड से रिलेटेड है। अब उसके बाद जो अगली बीमारी है वो है निमोनिया। लेकिन टाइफाइड में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि अगर आप टेस्ट कराना चाहें, बाज दफा ये क्वेश्चन भी आया है कि वो टेस्ट, उस टेस्ट का नाम बताइए जो हम टाइफाइड के लिए कराते हैं, तो उस टेस्ट का नाम है वाइडल टेस्ट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका पैथोजन क्या है। तो इसके पैथोजन का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं। अब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये निमोनिया फैलता कैसे है। तो ये निमोनिया वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। अब उसके बाद सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में जैसे कि फीवर हो गया और इस तरीके से चिस हो गया, कफ हो गया, ये सारे सिम्टम्स है किसके, निमोनिया के। अब उसके बाद ये निमोनिया अटैक कहाँ पे करता है, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है या इसी तरीके से हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ये अटैक करते हैं अल्वेलाई ऑफ द लंग्स से, यानी हमारे लंग्स के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे बोलते हैं अल्वेलाई, ये वहां पे अटैक करता है। और इसका सीवियर केस क्या है या कॉम्प्लिकेशन इसी को बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशन केस ये है कि हमारे जो नेल्स हैं और हमारे जो लिप्स हैं वो स्टार्ट कर देते हैं ग्रे टू ब्लू में कन्वर्ट होना, यानी कि नीले पड़ने लगते हैं। तो ये रही कुछ बातें किसके ताल्लुक से, ये रही सारी बातें निमोनिया के बारे में। अब उसके बाद चलिए देखते हैं कि कॉमन कोल्ड, ये तीसरी बीमारी है। और कॉमन कोल्ड ये एक वायरल डिसीज है। हमने जो डिसीज के बारे में पढ़े थे वो बैक्टीरियल डिसीज थे, और ये जो तीसरी डिसीज है कॉमन कोल्ड, ये एक वायरल डिसीज है। और ये कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, ये होता है रहीनो वायरस की वजह से। कॉमन कोल्ड को आम भाषा में आप कह सकते हैं कि सर्दी, ये लोग कहते हैं कि मुझे सर्दी हो गई, और ये रहीनो वायरस की वजह से होता है। और ये कैसे होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के जरिए होता है या इन्फेक्टेड पर्सन की चीजों को इस्तेमाल करने से, चाहे वो पेन हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो टॉवल हो, आप जो भी चीज उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से आपको कॉमन कोल्ड हो जाएगा। आखिर कॉमन कोल्ड अटैक कहाँ पे करता है, तो वो नोज पे और नसल पैसेज पे, लेकिन लंग्स इन्वॉल्व नहीं होता है। और ये जो कॉमन कोल्ड है ये 3 to 7 डेज के अंदर अंदर में खत्म हो जाता है, और इसी तरीके से वीकनेस होने लगती है और इसी तरीके से कफ होने लगता है। ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन कोल्ड की वजह से होती है और ये हर इंसान को होती रहती है। अब उसके बाद बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया का जो पैथोजन होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीशीज होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। जो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, जिसकी वजह से बहुत सी मर्तबा लोगों की जान जाती है। अब उसके बाद अब हम लोग चलिए देखते हैं कि आखिर जो मलेरिया की लाइफ साइकिल है वो कैसी है। तो जो मलेरिया फैलता है वो तमाम तरह के मॉस्किटो से नहीं फैलता, बल्कि फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से ही फैलता है। मान लो मैं एक इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, मुझे मलेरिया हुआ है, तो जब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो मुझे आएगी और बाइट करेगी तो मेरे खून के साथ साथ वो मलेरियल पैरासाइट को भी अपने साथ कैरी करेगी। अब वो लेके जाएगी, वहां पे गैमेटोसाइट होगा जिससे गैमीट प्रोड्यूस होगा, तो गैमीट का फिर फ्यूजन होगा, उसके बाद ओकाइनाइट होगा, उसके बाद ओसिस्ट होगा, फिर वो स्पोरोजाइट सिक्रिएट करेगी। अब वो स्पोरोजाइट हमारे ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में जाएगा, जहाँ पे असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारे लीवर की जो सेल्स होगी वो रप्चर हो जाएंगी, मीन्स फट जाएंगी। अब फिर उसके बाद वहां से ये स्पोरोजाइट, ये पैरासाइट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और पहुंचेगा हमारे रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल में वहां पे फिर ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा और हमारे रेड ब्लड सेल की जो वॉल्स होगी उसको रैप्चर करेगा और एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं हेमोसाइन। और ये हेमोसाइन ही होता है जिसकी वजह से हमें हाई फीवर होता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। फिर उसके बाद यहाँ से जब कोई भी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आएगा और उस शख्स को का बाइट करेगा तो फिर वहां से गैमेटोसाइट लेके जाएगा। तो यही फिर से एक तरीके से पूरी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो ये था मलेरिया के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डिसीज की,
जिसका नाम है एमीबायोसिस या इसी को बोलते हैं एमीबाइक डायसेंट्री। अब इसका जो पैथोजन होता है वो होता है इंट अमीबा हिस्टोरिका। ये अटैक करता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे। इसका जो सिम्टम्स होता है वो है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, इसी तरीके से स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड क्लॉट्स है। अब इसके बाद आपको जान करके हैरानी होगी कि हमारे घर में जो हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खियां होती है, वो ऐसा मैकेनिकल कैरियर के तौर पे करती हैं। यानी कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन के फीकस पे जाकर के बैठती हैं और वहां से फिर किसी के खाने पे आके बैठती है। जब वो शख्स उस खाने को खाता है तो उससे भी अमीबायोसिस हो जाती है। इसीलिए हमेशा हमें अपने खानों को ढक करके रखना चाहिए। अब उसके बाद चलिए दूसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एस्करियासिस। इसका जो पैथोजन है वो होता है एस्कैरिस है। ये अटैक करता है इंटेस्टाइन पे। इसका जो सिम्टम्स होता है वो जैसे कि मस्कुलर पेन हो गया, इसी तरीके से फीवर हो गया। ये सारे एक तरीके से सिम्टम्स होते हैं किसके, एस्करियासिस के। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये कैसे फैलता है, तो ये फैलता है कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए, वेजिटेबल्स के जरिए, फ्रूट्स के जरिए, इन तमाम चीजों के जरिए इन तमाम चीजों के जरिए ये फैलता है, यानी कि आपको एस्करेसिस हो सकता है। अब उसके बाद चलिए बात करते हैं फिलेरियासिस की, या इसी को बोलते हैं एलिफेंथियासिस। एलिफेंथियासिस इसका जो पैथोजन है वो होता है फिलेरियल वर्म, या इसी को बोलते हैं वुकेरिया। अब इसके अगर ये आखिर हमारे बॉडी के अंदर इंटर कैसे करता है, तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये भी फीमेल मॉस्किटो के जरिए हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है। ये क्या, अब उसके बाद ये क्या करता है कि जो हमारे अंदर लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उसके अंदर ये जाकर के अटैक करता है। लिम्फेटिक वेसल में लिम्फाइड ऑर्गन होती है। आपने लिम्फ के बारे में पढ़ा होगा, जो कि एक कलरलेस फ्लूइड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लोअर लिम्स होता है वो स्वेलन करने लगता है। इसी तरीके से ब्रेस्ट वगैरह ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक तरीके से स्वेलन करने लगती हैं और हमारे टेस्टिकल के अराउंड हमें पेन होने लगता है। तो ये थी अबाउट द फिलेरियासिस एंड एलिफेंथियासिस, जो कि कॉज करता है फिलेरियल वर्म, या इसी को वुकेरिया बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट और लास्ट डिसीज है वो है रिंगवर्म से, जो कि फंजाई के जरिए होती है, जैसे कि ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और इस तरीके से एपिडर्मोफाइटॉन। यही वो फंजाई हैं जो रिंगवर्म को कॉज करते हैं। आखिर ये फैलते कैसे हैं, तो ये फैलते हैं कंटेमिनेटेड सॉइल और ऑब्जेक्ट के जरिए। इसका जो सिम्टम्स होता है वो ड्राई और स्केली स्किन होता है, और इससे होता क्या है कि एक तरीके से इंटेंस इचिंग होने लगती है, यानी कि बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, और रेड कैचेस ऑन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बदन पे लाल धब्बे पड़ जाते हैं। सो इट वाज अबाउट द रिंगवर्म्स। सो अब हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में।